हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज का हमारा जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो अभी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, इस प्रिपरेशन में, इस स्ट्रीम के अंदर एंटर होने वाले हैं। एज ए स्टूडेंट हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं इस फेज में, जैसे कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट होने वाले हैं, आप मेडिकल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं। उनमें से एक बहुत से बच्चों के अंदर जो सवाल उठता है वो ये कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए। क्यों ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम का टॉपर हमेशा नीट एग्जाम का टॉपर नहीं होता? क्यों ऐसा होता है कि मैम थ्योरेटिकली मैं अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, एमसीक्यू से मेरे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखनी है, जब आप बायोलॉजी की अगर स्टडी कर रहे हैं, अधिकतर बच्चों को ये मिथ है कि बायोलॉजी याद करने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है। इस स्टेटमेंट को मैं पूरी तरीके से तो नहीं नकार सकती। हाँ जी, एग्जाम्पल्स हैं, याद करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है। अगर रटने वाला सब्जेक्ट होता तो इसमें आउट ऑफ स्कोर करना थोड़ा मुश्किल चीज़ होता। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है तो हमें एनी हाउ ये चीज़ करनी ही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि अधिकतर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो शुरुआत में जब अपने इस प्रैक्टिस की, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं, तो सारे चैप्टर्स बड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन अंत में रिवीजन नहीं करते। ये चीज़ आप एक हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जिस चीज़ को आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपने कितने ही अच्छे से पढ़ी हुई हो, वो चीज़ आपकी एकदम ज़ीरो हो जाती है। इवन तो वो नेगेटिव मार्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़, बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है जी। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती, बट कॉन्सेप्ट्स आप जैसे हम एनसीईआरटी देखते तो जो उसमें पैराग्राफ्स हैं, उस तरीके से बड़ा ही बोरिंग होता है। चीज़ों को समझना, चीज़ों को कैप्चर करना मुश्किल होता है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए आप फ्लो चार्ट से पढ़िए, आप डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें समझिए, आपको चीज़ें लंबे समय तक बहुत आसानी से याद रहेंगी। आप इसको करके देखो। प्लस एनसीईआरटी, आप लोग को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको तो हम एक थॉट भी नहीं ला सकते कि इसको हम स्किप कर सकते हैं। एनसीईआरटी हमें पढ़नी ही है। बट एनसीईआरटी में दिक्कत क्या आती है पढ़ने में? एनसीईआरटी पढ़कर भी मैम, फिर अगर एनसीईआरटी पढ़ने से ही सब कुछ हो रहा होता तो फिर बोर्ड एग्जाम का टॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप क्यों नहीं कर लेता? तरीका अलग करना है। बहुत से बच्चों की मैं एनसीईआरटी देती हूँ बिल्कुल साफ सुथरी। भैया, एनसीईआरटी की बुक साफ सुथरा रखने के लिए नहीं बनाया गया है। एनसीईआरटी की एक जो कमी है वो ये है, कमी नहीं मतलब मैं बोलूँगी कि इसको हमें मॉडिफाई करना है, आपको अपनी टेक्निक्स में इसको डाल लेना है। एनसीईआरटी में चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म में है, उसमें कोई हेडिंग, कोई टाइटल्स, कोई फ्लो चार्ट्स, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। तो आप वो चीज़ करेंगे कि एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ा, जिसके सेशंस में बड़ी जल्दी लगाने वाली हूँ, तो आपको मेरे सेशंस से ही पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ा तो जैसे कि हम उसको किस तरीके से, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप पढ़ोगे तो कैसे उसको फ्लो चार्ट में हम ले सकते हैं, कैसे उसको टेबुलर फॉर्म में हम डिजाइन कर सकते हैं, और वही एनसीईआरटी के बगल में स्टिक कर लो। कुछ हेडिंग्स होती है जो एनसीईआरटी ने हाईलाइट नहीं करी थी, मार्कर से उसको बकायदा आप हाईलाइट करके रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखें। तो एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और एनसीईआरटी साफ सुथरी रखने के लिए नहीं बनी हुई है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही की रोल प्ले करती है। प्लस तो एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है आपको क्लियर हो गया। और एनसीईआरटी से बच्चे कहते हैं मैम 90% मोर देन 90% क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। तो फिर हम बियॉन्ड एनसीईआरटी क्यों जाते हैं? बेटा, एनसीईआरटी में क्या है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो बच्चे 11th पढ़ चुके हैं वो उसको रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी की अगर हम जाएं तो किंगडम मोनेरा एक पैराग्राफ दे रखा है, मैं बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाती हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा एक पैराग्राफ में खत्म कर रखा है, मैं बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाती हूँ। मैम जब 98 क्वेश्चन तो 90%, मोर देन 90% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहे, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी पर ही फोकस कर दीजिए ना। बेटा, एनसीईआरटी से ही है वो सब कुछ जो मैं पढ़ा रही हूँ, बट एनसीईआरटी ने चीज़ों को बिखेर के दे रखा है। तो एक एडुकेटर का रोल यहाँ पर आता है, उसे पता है कि कैसे आप सेल बायोलॉजी वाला जब चैप्टर देखेंगे तो आपको किंगडम मोनेरा की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी।
लेकिन एज एन एजुकेटर हमें पता है कि हाँ बेटा ये चीज वहां उस चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है, ये चीज वहां चीज उस एनसीईआरटी में दे रखा है। और जो इक्के दिक्के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से जाते हैं तो बहुत डिटेल नहीं, बट हाँ इतना पढ़ ले कि वहां से अधिकतर जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं वो किन टॉपिक से आते हैं ये एज एन एजुकेटर बंदे को पता होता है। तो यहाँ उस टीचर का रोल होता है। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वो पता नहीं क्यों अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते। इसीलिए मेरा फोकस मेरी क्लास में भी, और बहुत सारे एजुकेटर्स हैंड रिटन में पढ़ाना क्यों पसंद करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्लास में ही साथ साथ आप जिस भी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स इट वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक की तरह काम करते हैं। आप मान के चलो कि उन्हीं से चीजें आपकी आसान बनेंगी। तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम, कि इतने दिनों का चैप्टर मुझे 2 पेज में कंसाइज कर लेना है ये पूरा। वो पढ़ने के बाद, रिवीजन के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आ जाता है कि उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कैसे बने। क्योंकि बहुत से बच्चों को तो यही दिक्कत होती है, मैं शॉर्ट नोट्स बनाने बैठता हूँ, मैं कुछ मिस ही नहीं कर पाता, मेरे वही के वही लॉन्ग नोट्स बन जाते हैं। खैर, मैं अपने सेशंस में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाऊंगी। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी टाइम में रिवीजन, मैंने आपको जो पहले ही बोला, अगर हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, जिन चैप्टर्स को मैंने करंट पढ़ते वक्त उन चैप्टर्स को कितने ही अच्छे से क्यों ना पढ़ा हो, मान के चलो मैं उन चैप्टर्स में क्वेश्चन सही नहीं कर पाऊंगी, और अधिकतर प्रोबेबिलिटी है कि मैं नेगेटिव ही करूँगी। तो रिवीजन के लिए डे 1 से शुरुआत कर देंगे हम चैप्टर्स खत्म करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद मुझे आइडिया लग जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बने, फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। उसके शॉर्ट नोट्स में मेरे पास फ्लो चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से माइंड मैप्स होंगे, और ई सरल के माइंड मैप्स अवेलेबल हैं। मैं मेरे सेशंस में आपको बायोलॉजी के माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट सब कुछ करवाने वाली हूँ। तो ये आपको वहाँ पर मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उनको फ्लो चार्ट्स में उनकी हेडिंग्स को हाईलाइट करते हुए एनसीईआरटी में ही वो चेंजेस करते जाओ, उस तरीके से उसको करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के आप कोई भी चीज़, मतलब वो चैप्टर पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाता है। रिवीजन के बिना आप चीज़ों को कर ही नहीं सकते। बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है प्योर। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट आप समझिए, रटने वाला सेक्शन थोड़ा सा है जो हो जाएगा। अगर हम रट्टाफिकेशन पे जाएंगे तो मैं कभी भी बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकती, क्योंकि रटी हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती। मल्टीपल रिवीजन्स कैसे करें, ये टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। मल्टीपल रिवीजन का टेक्निक क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करना है। प्लस जो 10th से अभी जस्ट 11th में आए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, लाइफ प्रोसेस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपने जेनेटिक्स का बहुत सारा हिस्सा, हम उसी का तो डिटेल जा रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी ही आसानी से आपके साथ हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें आप ज़रूर अपने चीज़ों में, अपने आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे।